बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है आई का पार्ट 2 की बुक से। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बुक का नाम है। ये जो क्लास है ये आईकम पार्ट 2 है। बेटा इस क्लास की अकाउंटिंग की बुक से हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ, जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया डिटेल के साथ इसका इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को डिस्कस किया, फिर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने लगे हैं जो इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी, किसी किस्म की कोई हर्डल पेश नहीं आएगी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम स्टूडेंट्स से एक ही गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह आपका और मेरा ताल्लुक आपस में जुड़ा रहे। बेटा लेक्चर को सुनने के बाद आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। ये लाजमी बताना कि सर लेक्चर की समझ आई है कि नहीं आई। और बेटा दूसरी बात, इस लेक्चर को आपने स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी देखना है, क्यों इसमें हर पॉइंट न्यू आपके लिए होगा। इस लेक्चर को ध्यान से सुन लेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह सारे क्लियर हो जाएंगे। ये है जी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रॉब्लम। सबसे पहला पॉइंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं फरसूदगी। डेप्रिसिएशन आती किस पे है? डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर आती है। फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर कार, मोटर व्हीकल, ट्रक, इस तरह की जो चीज़ें आपके पास हैं वो आपके पास फिक्स एसेट्स कहलाती हैं। डेप्रिसिएशन आपका लॉस होता है, डेप्रिसिएशन सॉरी आपका एक्सपेंस होता है। हम इस एक्सपेंस को किस के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं? फिक्स एसेट्स के ऊपर। अब जब आपके पास क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन आ जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है, ये पॉइंट्स आपने ध्यान से सुनने हैं। जब मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाऊंगा तो उसके अंदर हर चीज़ लिखी होगी, आपको वहाँ पे जल्दी क्लियर हो जाएगा। कहते हैं जी इट इज़ टू बी डेप्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर डेप्रिसिएशन आपके क्वेश्चन के अंदर दी गई है तो आपने इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है। डेबिट साइड हमेशा एक्सपेंडिचर वाली होगी और क्रेडिट साइड हमेशा इनकम वाली होगी। हम क्या करेंगे, जब भी डेप्रिसिएशन बता दे तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देना। ये तो सिंपल सा क्लियर है। कहते हैं इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज मेंशन लाइकली परसेंटेज per annum and date of purchase of asset is not mentioned, then we will take depreciation for 6 month। बेटा इसमें कह रहा है कि अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट मेंशन कर दिया है कि कितने परसेंट डेप्रिसिएशन का रेट है, मगर आपको ये मेंशन नहीं किया गया कि जो आपने एसेट खरीदा है वो किस डेट पे खरीदा है, आपको डेट नहीं बताएगी। तो इस केस में आप क्या करेंगे, टोटल वैल्यू के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करके 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं, 10,000 का एक एसेट है, वो कहता है आपने 10% डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लेनी है। हमने 10% ले ली। अब हमें ये नहीं सवाल में बताया गया कि आपने एसेट कब परचेज़ किया है। जब एसेट नहीं बताया जाएगा कब परचेज़ किया है तो फिर हम क्या करेंगे, 6 मंथ की लेंगे। हम 6/12 कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास डेप्रिसिएशन होगी। हमने सिर्फ जो इसका आंसर आएगा हमने उसको एज अ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेना। अगर आप 10,000 का 10% लें तो आपके पास 1,000 रुपये आता है। फिर आप उसको 6/12 करें तो आपके पास ₹500 आंसर आ जाएगा। ये जो ₹500 आंसर आया इसको आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेना है। अच्छा, कहता है इफ़ ओनली परसेंटेज इज गिवन लाइक परसेंटेज एंड नो पर एनम इज मेंशन अलोंग देन वी विल सिंपली कैलकुलेट इट। आपको ये सवाल में बताया गया है
कि फॉर एग्जांपल एक एसेट है, उसकी वैल्यू 10,000 रुपीज़ है, इसके ऊपर आपने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है और आपको सवाल में ये भी बताया गया है कि आपने एसेट कब परचेज किया है। अगर तो आपने स्टार्ट पे परचेज किया तो आप इसके ऊपर पूरे साल की ले लेंगे। अगर आपने किसी दरमियान वाले डेट में परचेज़ किया तो आप क्या करेंगे, किसी दरमियान जो भी डेट होगी उसके हिसाब से आप इसको कर देंगे। अगर उसने आपको बता दिया कि किस डेट को आपने परचेज़ किया उसके हिसाब से करेंगे। अगर उसने ये बताया कि परसेंटेज कितनी है और पर एनम का वर्ड आगे मेंशन नहीं किया तो आप सिंपली इसके ऊपर जो परसेंटेज होगी वो लगा देंगे तो आपके पास ₹1000 आ जाएगा। ये था डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद सेल ऑफ एसेट। बेटा इसके अंदर सारे में यही लिखा हुआ है, अगर आप से एसेट्स को सेल करते हैं, सेल करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलती है उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिक्स एसेट्स को जब भी सेल करेंगे और पैसे वसूल करेंगे तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके अंदर रिकॉर्ड करना क्या है बेटा जी, फिक्स एसेट्स को सेल करके अगर आपको लॉस होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमने एक एसेट परचेज किया, उसकी वैल्यू थी 5,000 रुपया, ये उसकी परचेज प्राइस है, हमने उसको सेल कर दिया 3,000 रुपये में, हमें 2,000 रुपये का लॉस हो गया। ये जो लॉस है इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एसेट जिस वैल्यू पे परचेज किया, जिस वैल्यू पे सेल किया, उसका डिफरेंस लिया, अगर तो हमें लॉस हुआ है तो उस लॉस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि लॉस है, ये एक्सपेंस की नेचर में आता है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। हम नेक्स्ट बात करते हैं, कहते हैं अगर फिक्स एसेट्स को सेल करके आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसको किस में रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट को हम रेवेन्यू की नेचर में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसेट है, उसकी वैल्यू है ₹10,000, हमने उसको सेल कर दिया है 13,000 के अंदर, ये उसकी परचेज प्राइस है, ये उसकी सेल प्राइस है, तो हमें 3,000 रुपये का ये जो है ये प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट को हम ऑलमोस्ट हमेशा हम इसको रेवेन्यू के सेंस में लिखते हैं। तो जब आपको प्रॉफिट होगा फिक्स एसेट्स को सेल करके, जितना प्रॉफिट होगा हम सिर्फ वो प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, एसेट्स को सेल किया, सेल करके जो पैसे मिले उसको रिकॉर्ड नहीं करना। सेल करने के बाद आपको लॉस होगा तो लॉस को आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। नेक्स्ट है जी परचेज एंड सेल ऑफ न्यूज़पेपर। जारी बात है हम डेली बेस पे न्यूज़पेपर खरीदते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर को खरीदेंगे तो ये आपका एक्सपेंस है, इसको आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अगर आप न्यूज़पेपर आपके पास आप खरीदी जा रहे हैं, आपने साड़ी पढ़ ली हुई है, अब आपके पास 1 माह की, 2 माह की, 3 माह की रद्दी पड़ी हुई है, ये इकट्ठी होगी न्यूज़पेपर, तो आप कहते हैं हम इसको सेल करके पैसे कमा लेते हैं। जब आप इस न्यूज़पेपर को सेल करेंगे तो वो आपका रेवेन्यू होगा, आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे किसकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। ये 3 कंसेप्ट। चौथा कंसेप्ट है जी परचेज एंड सेल ऑफ सपोर्ट्स मटेरियल। इसका ट्रीटमेंट भी सेम परचेज एंड सेल ऑफ न्यूज़पेपर की तरह है, मगर इसमें एक डिफरेंस है। अगर आपने स्पोर्ट्स मटेरियल को बेटा सिर्फ परचेज किया है तो इसको आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा। अगर आपने स्पोर्ट्स मटेरियल को जस्ट सेल किया है तो ये आपका रेवेन्यू बनेगा, इसको आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। मगर ये ध्यान समझने वाला, कहते हैं अगर सवाल के अंदर आपको डेप्रिसिएशन मेंशन कर दी जाए स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर कि आपने इतने % डेप्रिसिएशन लेनी है, तो फिर आप स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर उतने % डेप्रिसिएशन लेकर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस शीट में चल जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ, 10,000 रुपया वैल्यू है एक बिल्डिंग की, हमारे पास एक बिल्डिंग की 10,000 वैल्यू है। कहता है इसके ऊपर आपने 10% डेप्रिसिएशन, सॉरी ये स्पोर्ट्स मटेरियल बिल्डिंग नहीं, हमारे पास है स्पोर्ट्स मटेरियल 5,000 रुपये का। कहते हैं जी इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन ले लेनी है 10%। हम 5,000 का सिंपली क्या लेंगे 10%, हमारे पास आ जाएगा 500 रुपीज़। इस 500 को हम एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड पे। आपको सवाल में ये भी कहा जा सकता है जी आपने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया 5,000 का, एंडिंग वैल्यू उसकी रह गई है जी 4,000 रुपया। डिफरेंस कितना आता बेटा 1,000 रुपया, तो ये हमारी डेप्रिसिएशन हो गई कि हमने 5,000 खरीदा था, 4,000 का हमारे पास एंड पे रह गया, इसका मतलब है ये 1,000 का इस्तेमाल हो गया, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ गई है, तो हम इसको सिर्फ डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी ये 4 कॉन्सेप्ट हो गए। 5वां कॉन्सेप्ट बेटा देखिए,
पांचवा कॉन्सेप्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो अपने मेंबर्स को कहती है कि आपने हर महीने इतने पैसे लाजमी जमा करवाने हैं। ये एक रूल होता है, ये कंपनी का रेवेन्यू कहलाता है। जितने मेंबर हैं, अगर फलाह बहबूद का कोई इदारा है, उसको मिलकर 100 लोग चला रहे हैं, तो 100 लोग हर महीने 2-2 हज़ार रुपया देंगे। ये रूल बनाया होता है कंपनी ने, इसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। कहता है जी मंथली और एनुअली सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड एज रेवेन्यू एंड क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन आपका जब रेवेन्यू है, इसको हमेशा आपने किस में लिखना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना है। बेटा इसके ट्रीटमेंट है कुछ, पेपर में यही ट्रीटमेंट आमतौर पे आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, और ये बड़े आसान ट्रीटमेंट है। हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हम जो अकाउंट बना रहे हैं ना, वो 2010 का बना रहे हैं। अगर आपको 2010 के अलावा 2009 की सब्सक्रिप्शन या 2011 की सब्सक्रिप्शन सवाल में दे दे, तो इसको आपने इस करंट ईयर में से लेस करना है। 2009 की लास्ट ईयर की होगी, लास्ट ईयर की भी आप लेस करेंगे। 2011 की आपके पास एडवांस ईयर की होगी, तो एडवांस ईयर को भी आप लेस करेंगे। कहते हैं जी लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, यानी कि है पिछले साल की सब्सक्रिप्शन, मगर आप करंट ईयर में वसूल कर रहे हैं, यानी कि 2009 की सब्सक्रिप्शन आप 2010 में वसूल कर रहे हैं। वो करनी 2009 में थी, लास्ट ईयर की है, तो इसको आप क्या कर देंगे? सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में से लेस कर देंगे। फिर कहता है नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन करंट ईयर, है 2011 की सब्सक्रिप्शन है, मगर हमने किस में वसूल कर ले? 2010 के अंदर। ये एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि हम अकाउंट 2010 का बना रहे हैं। 2011 की सब्सक्रिप्शन हमने 2010 के अंदर वसूल कर ली है, तो बेटा ये एडवांस ईयर की है, हमारा एडवांस ईयर से भी कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे? सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में से लेस कर देंगे। कहता है करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव लास्ट ईयर, 2010 की सब्सक्रिप्शन आपने 2009 में वसूल कर ली थी, मगर आपने 2009 में रिकॉर्ड नहीं की, आपने 2010 आया फिर रिकॉर्ड करनी है। तो है करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन थी, मगर आपने वसूल कब की है? पिछले साल। तो जब करंट ईयर आएगा, इसको क्या करेंगे? करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड कर देंगे। कहता है करंट ईयर सब्सक्रिप्शन नॉट येट रिसीव्ड, करंट ईयर है 2010 का जो साल है, इसकी सब्सक्रिप्शन अभी तक वसूल नहीं की। तो जब अभी तक वसूल नहीं की, वो वसूल करने वाली है, तो उसको हम क्या करेंगे? उसकी अमाउंट को भी सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद है जी स्पेशल सब्सक्रिप्शन। बेटा जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन होती है ना, ये इस सब्सक्रिप्शन से हट के ली जाती है। किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी स्पेशल काम के लिए जब आप सब्सक्रिप्शन वसूल करते हैं तो कहते हैं स्पेशल सब्सक्रिप्शन। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं लिखते। कहते हैं सब्सक्रिप्शन ओवर और अबव नॉर्मल सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड स्पेशल सब्सक्रिप्शन। सच सब्सक्रिप्शन इज क्रेडिटेड टू स्पेशल फंड account such as building fund account. Fund is liability and will be shown on the liability side of the balance sheet. जारी बात, जब आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे तो ये बैलेंस शीट में जाएगी। स्पेशल सब्सक्रिप्शन कभी भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। उसके बाद है एडमिशन फीस या एंट्रेंस फी। एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस का मतलब है कि अगर कोई नया मेंबर कंपनी के अंदर ऐड होना चाहता है, तो वो ऐड होने के लिए एक फ़ीस अदा करेगा, जिसे हम कहते हैं एडमिशन फ़ीस। ये कंपनी का रेवेन्यू होता है, और कंपनी इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करती है। इसकी एग्जांपल लेता हूँ, अगर किसी बच्चे ने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, तो वो एडमिशन लेने के लिए कुछ फ़ीस अदा करता है, तो वो उस कॉलेज का रेवेन्यू होता है, तब जाके इस बच्चे का एडमिशन होता है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने या किसी पर्सन ने जो मेंबर बनना चाहता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, जब वो मेंबर बनेगा तो वो इसका मतलब वो एंटर हो रहा है उसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो एक फ़ीस अदा करेगा, उसको बोलेंगे एडमिशन फ़ीस या एंट्रेंस फीस। तो ये आपका रेवेन्यू होता है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। बेटा लेगेसी, लेगेसी पहली तो बात यह है कि आपकी लायबिलिटी होती है। लेगेसी क्या होती है कि कोई आदमी, कोई इंसान मरने से पहले ये वसीयत करके जाता है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरी फ़लाँ फ़लाँ प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, मेरा बैंक बैलेंस है, आपने ये सारी की सारी चीज़ें फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन को दे देनी है, मरने के बाद देनी है, पहले नहीं देनी, मगर वो वसीयत पहले करके जा रहा है। तो जब वो आदमी दुनिया से चला गया, जाने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस इस कंपनी को अगर मिलेगा, तो ये कंपनी के लिए लेगेसी कहलाएगी। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं लिखते, ये हमारी लायबिलिटी होती है, इसको हम बैलेंस शीट के अंदर
लिखते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी या कैश वसूल कर लिया है, अगर प्रॉपर्टी या कैश वसूल किया है तो उसको आप एसेट्स के तौर पे लिख देंगे बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद है जी लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है बेटा? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अदर कंट्रीज में रहते हैं, वो कहते हैं जी हम भी इस वेलफेयर एक्टिविटी का पार्ट बनना चाहते हैं। आपने हमसे मंथली बेस पे जो मेंबरशिप फ़ी लेनी है, आप हमसे एक लमसम अमाउंट में, इकट्ठी अमाउंट में आप हमसे मेंबरशिप फ़ीस ले लें। आप पूरी लाइफ की ले लें, हमें बार बार आप डिस्टर्ब ना करें जी आप कितने पैसे देने वाले आप दें, आप पैसे अदा करें, हमें कॉल करें बार बार, तो ये काम नहीं करें। आप हमें एक एस्टिमेट लगा के बता दें जी आपकी पूरी लाइफ की इतनी फ़ीस बनती है, तब हमें वो क्या उसे कहते हैं हमसे ले लें। बेटा इसके दो कंसेप्ट हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को हम रेवेन्यू ट्रीट करते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि लाइफ मेंबरशिप फी को रेवेन्यू ट्रीट नहीं करना, वो ये आप इकट्ठी अमाउंट वसूल कर लेते हैं, तो इसको आप बैलेंस शीट में लिख दें। आईकॉम के लेवल पे अगर आप इसको एज अ रेवेन्यू भी लिख देंगे तब भी क्वेश्चन ठीक होगा। अगर आप इसको रेवेन्यू नहीं लिखते, इसको लिखते ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तब भी आपका सवाल ठीक होगा। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर उसने आपको सवाल के अंदर बताया कि लाइफ मेंबरशिप फी के साथ क्या करना है, कितनी कैपिटल में लेके जानी है, बैलेंस शीट में लेके जानी है, और कितनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखनी है, फिर हम उस हिसाब से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं आपके पास 10,000 रुपया लाइफ मेंबरशिप फीस है, इसका 1/4 हिस्सा कैपिटलाइज कर दें जी। कैपिटलाइज का मतलब है कैपिटल में ले जाए, तो इसका 1/4 हिस्सा हमारे पास कितना बनता है? 2500 रुपये बनता है। इसका मतलब है जो 2500 रुपीज़ है वो तो चला जाएगा बैलेंस शीट में, बाकी जो 7,500 रुपये वो किस में आ रहेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद है जी डोनेशन। डोनेशन दो तरह की होती है, एक स्पेशल डोनेशन होती है और एक बिल्कुल सिंपल डोनेशन होती है। अगर आपको आपके किसी फ्रेंड से, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी अजीज़ से, किसी अमीर आदमी से कंपनी के लिए कोई फंड मिल जाता है, कोई डोनेशन मिल जाती है, तो आप उसको अपना रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। अगर वो किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे? अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट लिखेंगे, रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। अगर ये स्पेशल पर्पस के लिए है कि आपको डोनेशन दी गई, आप बिल्डिंग खरीद लें, आप फर्नीचर खरीद लें, आप लैंड खरीद लें, आप कोई कार खरीद लें, यानी कि किसी खास मकसद के लिए दी गई है डोनेशन, तो फिर आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड के ऊपर। उसके बाद है जी कैपिटल फंड। बेटा जिस तरह ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनका भी एक कैपिटल होता है। जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका भी कैपिटल होता है। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका कैपिटल बैलेंस शीट में जाता है। इसी तरह जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है इनका भी जो कैपिटल होता है उसको कैपिटल फंड का नाम देते हैं, तो वो भी बैलेंस शीट में लिखा जाता है। बेटा ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये जितने पॉइंट हमने पढ़े हैं ना, इसका एक फॉर्मेट है, हम वो डिस्कस करते हैं, आपका और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए नहीं, ये आपके सामने बेटा एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है जी? सबसे पहले हमें लिखना है नेम। हमने नेम लिखा, नेम के बाद हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो महीना होगा, जो डेट होगी वो लिखना है और आपने ईयर लिख देना है। एक्सपेंडिचर्स अमाउंट रुपीज़, इनकम अमाउंट रुपीज़। ये वाली जो एक्सपेंडिचर और अमाउंट है, ये इतनी साइड आपके पास डेबिट साइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे आपने सारे के सारे अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है, और क्रेडिट साइड पे आपने सारी की सारी आपकी इनकम्स को रिकॉर्ड करना है। आपके एक्सपेंसेस क्या हैं? सैलरीज एंड वेजेस, ऑडिट फीस, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जो हमने पीछे पढ़ा है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन हमने भी पीछे पढ़ा है, मिसलेनियस रिसीट्स। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, जो भी हमने उसको 4 केस डिस्कस किए, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मिसलेनियस रिसीट्स या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। आमतौर पे यही पॉइंट आपके पेपर में आते हैं। अच्छा, एक बात और बेटा, जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, आपने ओपनिंग बैलेंस भी नहीं लिखना, क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं लिखना, कोई करंट एसेट आपने इसके अंदर नहीं लिखना, कोई फिक्स एसेट आपने इसके अंदर नहीं लिखना, कोई करंट लायबिलिटी आपने इसके अंदर नहीं लिखनी, कोई फिक्स्ड लायबिलिटी आपने इसके अंदर नहीं लिखनी, कैपिटल भी नहीं लिखना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने अपने अखराजात को रिकॉर्ड करना है और आपने अपनी आमदनी को रिकॉर्ड करना है। इसलिए हम इसको कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोबारा बता रहा हूँ, कोई एसेट नहीं लिखना इस सवाल के अंदर,
सिर्फ उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगी या सेल परचेज के ऊपर प्रॉफिट या लॉस होगा, सिर्फ वो रिकॉर्ड करना है। कोई एसेट नहीं लिखना, ओपनिंग बैलेंस में लिखना, क्लोजिंग बैलेंस में लिखना, कोई लायबिलिटी नहीं लिखनी, ना करंट ना फिक्स, ना करंट एसेट ना फिक्स एसेट, ये नहीं लिखने सवाल के अंदर। आपको दिए होंगे मगर आपने नहीं लिखने। अच्छा, ये लिखा हुआ है सरप्लस, ये लिखा हुआ है डेफिसिट, इन दोनों में से एक आंसर आएगा। अगर आपके पास इनकम साइड बड़ी है, इसका टोटल इनकम साइड पे भी लिखेंगे और एक्सपेंडिचर साइड पे भी लिखेंगे, फिर इस टोटल में से सारे एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सरप्लस आ जाएगा। इसी तरह अगर एक्सपेंडिचर साइड बड़ी है तो इसका टोटल दोनों साइड्स पे लिखेंगे। इस टोटल में से अगर हम सारी की सारी इनकम को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो डेफिसिट में आ जाएगा, इसको हम कहते हैं लॉस। ट्रेडिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सरप्लस को प्रॉफिट कहती हैं और लॉस को डेफिसिट को लॉस कहती हैं, और जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट को सरप्लस और लॉस को डेफिसिट। बेटा ये इसका फॉर्मेट था। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी समझ आ गए होंगे और इसका फॉर्मेट भी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पहले 2 सवाल भी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।